दिल लगाना है तो इकोनॉमिक्स से लगाइए। दिल लगाना है तो इकोनॉमिक्स से लगाइए, इन फुलझड़ियों से मत लगाइए, क्योंकि ये इन फुलझड़ियों को आप जलाएंगे और जलाते ही ये बुझ जाएंगी। इसलिए दिल लगाना है तो इकोनॉमिक्स से लगाइए। तो दोस्तों नमस्कार साथियों, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन इकोनॉमिक्स की क्लास, जिसमें आपको जीरो से भी 0 पॉइंट से स्टार्ट किए जाएंगे और आपको एडवांस तक बताया जाएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को आप अंत तक जरूर बनिए और कॉपी और कलम लेकर बैठिए, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं, और लिखेंगे, लिखने के ही कला जो है वो बेहतर आप करेंगे, तभी जाकर आप और कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पॉइंट जानते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से जानेंगे इकोनॉमी के बारे में। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो है क्या दोस्तों कि है क्या सीमित संसाधनों का उपयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या सुने, सीमित संसाधनों का उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। सीमित मतलब फिक्स, संसाधन मतलब जिस वस्तु का हम उपयोग कर लेते हैं उसे संसाधन कहते हैं। क्या सुने आप, जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। जैसे अभी मैं इस मोबाइल का उपयोग कर रहा हूं तो मोबाइल हमारे लिए संसाधन है। बल्ब का उपयोग भी कर रहा हूं हमारे साथ वीडियो बनाने में, तो बल्ब हमारे लिए संसाधन है। वाहन का हम लोग चलकर एक जगह दूसरे जाते हैं तो वाहन भी हमारे लिए संसाधन है। अब हवाई जहाज से उड़ के जाते हैं तो वो भी संसाधन है। रेलवे से छक 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 जाते हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, संसाधन है। उम्मीद करता हूं संसाधन आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने आपको एक प्रॉपर एक बार फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए कि आपका है क्या कि सीमित संसाधनों का उपयोग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थव्यवस्था के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या सुने, अर्थव्यवस्था के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें जो हम लोग जानेंगे। तो अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के जनक किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के जनक जो है एडम स्मिथ जी को कहते हैं। किनको कहते हैं, एडम स्मिथ। छाप लीजिएगा दोस्तों, किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को दिमाग में छाप लीजिए, एडम स्मिथ जी को कहते हैं। और एडम स्मिथ से और क्या पॉइंट आते हैं, तो इन्होंने किताब बहुत सी प्यारी लिखी है। इस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र का धन। क्या किताब के नाम है, राष्ट्र का धन, या इंग्लिश में बोलिए द वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को इन्होंने कब पब्लिश किया, तो 1776 में। कब पब्लिश किया, 1776 में। एक और बात इनसे पूछता है कि एडम स्मिथ ने कौन से शब्द दिए थे या किस शब्द को प्रस्तुत करता है, तो एडम स्मिथ जी के द्वारा पूंजीवादी शब्द को प्रस्तुत किए थे। तो एडम स्मिथ ने क्या किया था, पूंजीवादी शब्द की ये प्रस्तुत करता है, मतलब इन्होंने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो पूंजीवादी शब्द किसने दिया है, तो एडम स्मिथ जी। किसने दिया है, एडम स्मिथ जी। अब पूंजीवादी क्या होती है, तो पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था है साहब। क्या है, अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्रों का अधिकार ज्यादा होता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के वैल्यू जो है ज्यादा होते हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे आपको। तो आपने ये तो समझ लिया कि क्या होता है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ जी हैं। इनकी किताब का नाम वेल्थ ऑफ नेशन है और इन्होंने क्या है, पूंजीवादी शब्द दिए हैं। अब हमने आपको एक और बात से आग्रह करा देता हूं दोस्तों, एक और इन्होंने पॉइंट दिया था, अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति जो है किसने दिया है, या अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप रखिएगा एडम स्मिथ जी। कौन दिए, एडम स्मिथ जी। कौन दिए दोस्तों, एडम स्मिथ जी। और एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री के साथ साथ ये दार्शनिक भी थे। क्या थे, दार्शनिक। तो ये तो हमारे एडम स्मिथ पर चर्चा हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो दोस्तों प्यारे प्यारे भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जो है वो विश्वेश्वरैया जी हैं। कौन है, विश्वेश्वरैया जी हैं। कौन है, विश्वेश्वरैया जी हैं। तो ये तो आप जान लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक। अब हम ये जानेंगे कि ये जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था है, इसके कितने क्षेत्र हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, सेक्टर ऑफ क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इकोनॉमिक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आधार पर बांटा गया है। जैसे कि
आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बांटा गया है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के आधार पर, बेस पर, और दोस्तों है क्या वर्क के आधार पर यानी कि कार्य के आधार पर बांटा गया है, और आपका दोस्तों क्या बोलते हैं स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है यानी कि ऑनरशिप के आधार पर बांटा गया है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला हम चर्चा करते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो क्या बोलते हैं अर्थव्यवस्था है, इसके 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 3। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नाम याद कर लीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्या सुना? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। क्या सुने? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। भैया कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है कि एग्जाम में, आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। जब आय का सोर्स, जब इनकम का सोर्स जो है प्राकृतिक होगा, प्रकृति से जुड़ा होगा, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहेंगे। प से प्राइमरी, प से प्राकृतिक। क्या सुने? प से प्राइमरी, प से प्राकृतिक दोस्तों, ठीक है। यानी कि प से प्राथमिक भी हो जाएगा, प से प्राइमरी, प से प्राथमिक। यानी कि जब आय का सोर्स, जब आय का स्रोत प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि को ले लीजिए, खेतिया कीजिएगा तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है आय का सोर्स, खेती से पैसा आएगा, समझ रहे हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, पशुपालन कीजिए तो पशुपालन भी प्रकृति से, इसमें भी क्या है प्रकृति का सोर्स है, पशुपालन से आपको इनकम मिलेंगे। फिर बात करते हैं मछली पालन, मतलब मैक्सिमम पालन जो है वो आपका जो कृषि है, पालन है, जो खनन हो गया, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। एक बात और बात करते हैं, 2022 के अकॉर्डिंग प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो कितना है, तो आप याद रखिएगा 21.23%। कितना है मेरे साथी? 21.23% है। और एक और धमाकेदार ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मतलब कामकर्ता को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का ट्रिक याद रखिएगा, LBW। LBW, L का मतलब लाल है, अब B मतलब ब्लू है, और W का मतलब व्हाइट है। व्हाइट मतलब सफेद, व्हाइट मतलब क्या जी? सफेद। तो LBW आप याद रखेंगे, LB के दोस्तों W। तो यहाँ पर LBW आप याद रखिएगा, LBW जैसे LPW होता है ना, वही LBW मतलब लाल, नीला, सफेद। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नील कालधारी का, लाल कालधारी कहा जाएगा। सेकेंडरी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाल कालधारी कहा जाएगा, और टर्सरी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सफेद पोशी कहा जाता है। सफेद पोशी मतलब सफेद पोशाक धारण करने वाले को कहते हैं। अब हम बात करते हैं आपको दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर का। तो सेकेंडरी सेक्टर को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में। अब इसमें सेकेंडरी क्षेत्र में क्या होता है कि निर्माण और विनिर्माण की वस्तुएं बनाई जाती है। तो निर्माण तो आप समझते हैं, किसी वस्तु को बना दीजिए उसे निर्माण कहते हैं। अब विनिर्माण क्या होगा? तो मशीनों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से आप जब किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसे विनिर्माण कहा जाता है। जैसे हमारी मोबाइलवा है, तो मोबाइलवा कैसे बना होगा? मशीन और औजार के माध्यम से बना होगा। तो इसी को प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? विनिर्माण कहेंगे। जैसे आप फिर क्या बोलते हैं, आप लोहा को उत्पादन करते हैं तो लोहा भी क्या मशीन के माध्यम से बनते हैं। आप किसी क्रेन का बना रहे हैं, मतलब क्रेन जो गाड़ी को उठाती है, आप बुलडोजर बनाते हैं मतलब जेसीबी बनाते हैं तो वो भी मशीन से बनती है। आप कार बना रहे हैं तो ये भी क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा। जैसे सीमेंट, मतलब विनिर्माण क्या उद्योगों में आते हैं। तो एक और प्रश्न बन जाता है कि विनिर्माण उद्योग को और कौन सा उद्योग कहते हैं? क्या सुने? विनिर्माण उद्योग को और कौन सा उद्योग कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, विनिर्माण उद्योग को उद्योग यहाँ पर है, इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। विनिर्माण को मतलब क्या बोलते हैं? उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। जैसे लोह उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो जाएगा, सीमेंट उद्योग हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि आपके सीमेंट उद्योग के अलावा आपके इस्पात वाले हो ही गए, और इसमें जितने भी उद्योग है सारे इसी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक मतलब एक और बात याद रखिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर को इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना इसका योगदान है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इसका 23.24% है। कितना है? 23.24%। और इसमें काम करने वाले लोगों को हमने आपको ट्रिक बताया था दोस्तों,
क्या बोलते हैं, नील कलधारी कहा जाता है। अब बोलते हैं, काम करते हैं, तीसरा जानते हैं टर्सरी सेक्टर, जिसको हिंदी में तृतीयक क्षेत्र कहा जाएगा। अब दोस्तों है क्या कि जब आय का सोर्स सेवा से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जब आय का स्रोत सेवा से जुड़ा होता है तो उसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसको सेवा से जुड़ा है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। अब सेवा मतलब आप ऑटो हम लिखे, मानिए खरीद लिए ऑटो, आप बैठा लिए हम अपने अनिशे को, ठीक है। अभी जो वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो में एकदम क्लियर हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो बैठा लिए इनको, ऑटो पर हम लेकर जाए इनको, तो ये क्या किया, हमने इनको सेवा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, सर्विस सेक्टर में आएगा, यानी कि वह परिवहन जो है, जो वाहन है, सेवा क्षेत्र में आएंगे। तो रेलगाड़ी पर बैठ गए, ये भी किस में आएगा, सेवा क्षेत्र में आएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों सेना जो काम करती है, तो सेना भी किस में आएगी, सेवा क्षेत्र में, क्योंकि वो अभी आपके लिए मतलब लड़ रही है। फिर बात करते हैं जो बैंक में लोग काम करते हैं, वो भी किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में। जो कोचिंग चलाते हैं वो भी किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में, ठीक है। तो जब भी आपको लगता है कि दूसरे द्वारा मदद किया जा रहा है तो उसे सेवा क्षेत्र कहा जाएगा। क्या किया जाएगा, सेवा क्षेत्र, दूसरे को मदद किया जाएगा लगभग, तो उसे सेवा क्षेत्र कहेंगे। और याद रखिएगा कि इस तृतीयक क्षेत्र को जो इसमें काम करने वाले लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया कि इसे सफेद पोशी, क्या बोलते हैं, सफेद पोशी कहा जाता है। और एक और बात दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कितना है, तो सबसे ज्यादा इसी का योगदान है 51 पॉइंट दोस्तों क्या बोलते हैं 53.09%। कितना है, 53.09%। क्या सुना आपने, 53.09%, ठीक है। प्राइमरी का दोस्तों 21.82%, सेकेंडरी का जो है वो आपका 23.24%, और जो टर्सरी का है वो कितना है, आपको याद रखेंगे कितना, 53.09% 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दोस्तों एक और कि सर्विस सेक्टर में लोग तो कम हवे, लेकिन इसके मतलब बात करते हैं इसमें जो आर्थिक लाभ जो है बहुत ज्यादा होती है, और प्राइमरी सेक्टर से ही लोग जो है ना मतलब टर्सरी सेक्टर में चले जाते हैं। और एक और बात आप नोट में रखिएगा कि जो सेकेंडरी सेक्टर वाले होते हैं अपना कच्चा माल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ही खरीदते हैं। तो आप ये बात समझ गए सेक्टर वाली बात, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब हम समझते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर दो होते हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज जो है मतलब संगठित और अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित। दोस्तों है क्या कि जब काम का शर्त और सेवा, काम का शर्त, समय और वेतन तीनों क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, जिसमें क्या आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, सेना आता है। सेना भी क्या एक संगठित क्षेत्र है। क्या रहना है, काम, समय और वेतन, काम समय वेतन तीनों फिक्स रही तो संगठित, और ना रही तो असंगठित। फिक्स रही तो संगठित, ना रही तो असंगठित। एकदम झकास तरीके से समझिए। असंगठित का सबसे बड़का उदाहरण क्या है भाई साहब, तो कपड़ा उद्योग। कपड़ा में फिक्स नहीं रहता है कि काम करने वाला का टाइम भी फिक्स नहीं रहता है, और क्या बोलते हैं जो वेतन है वो भी फिक्स नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये संगठित समझ गए। अब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, ओनरशिप के आधार पर जो है वो आपके जो पार्ट को बांटे गए हैं वो चार रूप से है, चार वो, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइमरी सेक्टर, एक पब्लिक पॉइंट पार्टनरशिप, और एक कोऑपरेटिव। क्या रहना, पीपीपी। पीपीआर के पी मतलब पब्लिक, और फिर दूसरा का पी मतलब प्राइवेट, और तीसरा का पी मतलब पार्टनरशिप। ये आप जे ले सकते हैं, पीपीजे। पीपीजे याद रखिएगा, पीपीजे और सीओ, पीपीजे सीओ, पीपीजे सीओ। पी मतलब पब्लिक, पी और फिर मतलब प्राइवेट, और तीसरा मतलब ज्वाइंट, जे मतलब ज्वाइंट दोस्तों, और सीओ मतलब कोऑपरेटिव। क्या होता है, कोऑपरेटिव। पहला को हम बारीकी से समझते हैं कि प्राइवेट क्या होता है। जिस क्षेत्र प्राइवेट है, सॉरी दोस्तों, क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर को समझते हैं। पब्लिक सेक्टर को हिंदी में सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। ये बात सब कोई के हक हो, जैसे रेलवे ले लीजिए, रेलवे हम हो जाते हैं, तू हो जाता है, ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है। तो सुनिए ध्यान से, जिस क्षेत्र को सरकार के द्वारा चलाया जाता है, मतलब सरकार संचालन किया, किताब लिखता संचालन या चलाया जाता है, दोनों बात एक ही होता है। तो जिस क्षेत्र को सरकार द्वारा चलाया जाता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। अब बात करते हैं
सार्वजनिक क्षेत्र की। तो सार्वजनिक क्षेत्र में आप समझिए जैसे रेलवे हो गया, क्या हो गया, रेलवे। तो सबसे बड़ा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो कौन सा है, याद रखिएगा, रेलवे है और दूसरा महारत्न है। क्या है, एक रेलवे और दूसरा महारत्न है। 2023 के दरोगा के पीटी में सवाल पूछा गया था कि बताइए कि सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा रेलवे है। कहा जी रेलवे उत्तर में दिया था। अरे बिल ना हो तो महारत्न मारेंगे, क्या मारेंगे, महारत्न कंपनी को मारेंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जिस क्षेत्र को प्राइवेट कंपनी के द्वारा या निजी व्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं प्राइवेट को निजी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत गर्दा सवाल आता है कि सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी के आधार पर किसका है, कैपिटल के आधार पर किसका है। कैपेसिटी मतलब क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो क्षमता के कर लोहा में, लोहा के कंपनी के कर है टाटा के कर है जी, टाटा के। तो पूछेगा कि बताइए कि सर्वा प्राइवेट कंपनी में जो है निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो है क्षमता वाली कंपनी कौन सी है, तो टाटा है। और सबसे भाई साहब पूंजी वाली कंपनी कौन सी है भारत में, सबसे बड़ी पूंजी वाली कंपनी भारत में कौन सी है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, रिलायंस है। क्या है, रिलायंस। आज तो सी भी है भाई साहब, पूरा उड़ नेट डिजिटल जमाना, रिलायंस, ठीक है। क्षमता मतलब लोहा याद रखिएगा, टाटा, कैपेसिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो है ज्वाइंट। तो ज्वाइंट सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संयुक्त क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संयुक्त क्षेत्र। इसको पीपीपी सेक्टर भी कहा जाता है। पीपीपी मतलब ट्रिपल पी मतलब पब्लिक पार्टनर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक मतलब सरकारी, अब पार्टनरशिप मतलब निजी। मतलब जिस क्षेत्र को सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के द्वारा चलाया जाता है उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है या ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, तो मेट्रो। तो मेट्रो को सरकार और मेट्रो जो है ना, ट्रेन हमारा, इसको सरकार और क्या बोलते हैं निजी व्यक्ति दोनों मिलकर चलाते हैं। चौथा आप समझिए कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव जो है भाई साहब किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है कोऑपरेटिव में, आप समझिएगा। और एक और मतलब थोड़ा एक और उदाहरण समझ लीजिए ज्वाइंट वाला में, भेल। अब भेल का मतलब क्या होता है, भेल VHEL। तो है दोस्तों देखिए, भेल का मतलब ये है कि भारत हिंदुस्तान, ठीक है, भारत हेवी, एच मतलब हेवी होता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी है। ये भी क्या है दोस्तों, तो आपका याद रखेंगे संयुक्त है। इसको भी प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिलकर द्वारा चलाया जाता है। अब बात करते हैं चौथा जो हमारा है कोऑपरेटिव। तो आप देखें जिस कंपनी को सरकार निर्देश देती है उसे कोऑपरेटिव संस्था कहते हैं। तो जिस कंपनी को सरकार निर्देश देती है और तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव संस्था कहते हैं। कोऑपरेटिव संस्था में कोऑपरेटिव बैंकें आती हैं, कहती है कोऑपरेटिव बैंकें आती हैं। और इस बैंकों का निर्माण कब किया गया, हिंदी में इसको कहते हैं सहकारी बैंक है। इस बैंकों का निर्माण जो है तब किया गया, तो इसको श्रमिकों की स्थिति को जो दयनीय थी उनके लिए खासकर किया गया कि वो लोग क्या हुआ कि कम ब्याज पर इस बैंकों से लोन लें और उस लोन के माध्यम से अपने कुछ व्यापार करें और व्यापार को मतलब मिलकर वो आगे की तरफ बढ़ाएं और फिर क्या बोलते हैं अपने अर्थव्यवस्था को वो सुधार करें। जैसे कि आप 10th में अगर आप पढ़े हुए क्लास 10 का किताब, तो आपको ये मिला होगा सहकारी बैंक। और सहकारी बैंकों में आपको टॉपिक आगे जाकर मिलेंगे, कोऑपरेटिव बैंकों में स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें क्या होती है, कुछ महिलाएं होती हैं और वो लगभग 20,000 जो है इस बैंक से लोन लेती हैं और वो टुकड़ी बनाने का काम करती हैं। और टुकड़ी बनाने के बाद फिर वो बैंक का लोन चुकाती हैं और चुकाने के बाद फिर उन्हें जो है लगभग 300 रुपया का मुनाफा हो जाता है। और फिर उस 300 रुपया से जो है आगे की तरफ अपना व्यवसाय को बढ़ाती हैं और ऐसे कर वो बड़े पैमाने पर व्यवसाय को बढ़ा लेती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतना बेहतरीन से सजाकर लिखने में बहुत वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि एक तो मोबाइल से वीडियो बनाना और फिर ये करना, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है लिखना आती है। इसलिए हमारे मेहनत को देखते हुए और आपके लिए मैं आपको प्रतिदिन हर एक आपको रात को 8 बजे वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। और आप जो है इकोनॉमिक्स में बेहतर कंटेंट चाहते हैं तो वीडियो को हमारे डेली देखिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कम से कम 4 मित्रों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। 4 मित्रों को जरूर आप शेयर करेंगे,
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।